हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल JPRS क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों की। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ अपन बात करते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक की। तो आज अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यताओं से जो विभिन्न पहले से प्रश्न आए हुए हैं और किस हिसाब से जो प्रश्न बनते हैं, किस पैटर्न से इन सभ्यताओं से या कोई सा भी चैप्टर उनसे प्रश्नोत्तर बनते हैं। तो उनमें कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं वो आपको खुद को भी बनाने होते हैं कि किस टाइप का किसी से भी कोई भी पैराग्राफ है तो उसमें किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पहुँच सकता है। तो देखो, पहला इसमें जो क्वेश्चन बता रखा है, ये जो आज का जो है आपका पैटर्न, उसमें बता रहा है जो चैप्टर उसमें रीड खासतौर से यूपी टेट, MP टेट और सिंधु घाटी सभ्यता तो ऑल राजस्थान एंड जो ऑल गवर्नमेंट इंडिया के एग्ज़ाम है सभी के लिए आपका श्रोतम एक टॉपिक होगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए। पहले देखो, इसमें क्वेश्चन बता रखा है कि राजस्थान का वह पुरातात्विक स्थल जहाँ से यूनानी, सुराही व रोमन एम्फोरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का वह पुरातात्विक स्थल कौन सा है जहाँ पर सुराही व रोमन एम्फोरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखो, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, भीनमाल, जोधपुरा, सोनारी और ईसवाल। आप ये तैयारी कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे आपको 4 ऑप्शन आए हैं तो ये 4 ऑप्शन यानी भीनमाल का संबंध कहाँ से है, जोधपुरा का संबंध कहाँ से है, सोनारी का संबंध कहाँ से है एवं ईसवाल का संबंध कहाँ से है। तो पहली चीज़ तो इसमें ये देखते हैं, आंसर अपन बाद में देखेंगे। मेन जो आंसर आपका है वो ये है कि यूनानी व सुराही व रोमन एम्फोरा के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पहले तो ये देखिए कि भीनमाल, तो भीनमाल कहाँ है। भीनमाल का जो प्राचीन नाम है वो आपका है श्रीमाल, और भीनमाल के आप वर्तमान नाम बात करें तो वर्तमान में जालोर में है। इसका प्राचीन नाम श्रीमाल था और एक ये लोही युगीन सभ्यता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें कौन सा लोहे युगीन सभ्यताओं से संबंधित है, कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें लोहे युगीन सभ्यताओं की बात करें तो भीनमाल लोहे युगीन सभ्यताओं से संबंधित है, जोधपुरा भी आपका लोहे युगीन सभ्यताओं से संबंधित है, सोनारी जो झुंझुनू में है वो भी लोहे युगीन सभ्यता से संबंधित है, लेकिन ईसवाल आपका पुरापाषाण कालीन स्थल है। तो इस हिसाब से आपको जो चारों जो अवशेष है उनका आपको ध्यान रखना होगा। तो भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल। क्वेश्चन इसमें यह भी एक बन रहा है कि श्रीमाल किसका प्राचीन नाम था, तो आपको ध्यान रखना है भीनमाल। बात करते हैं जोधपुरा का है, तो जोधपुरा आपके जयपुर में है, यह भी एक लोहे युगीन सभ्यता है। सोनारी आपके झुंझुनू में है, यह भी एक लोहे युगीन सभ्यता है। ईसवाल का संबंध उदयपुर से है, ये पुरापाषाण कालीन सभ्यता है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि वह पुरातात्विक स्थल जहाँ सुराही व रोमन एम्फोरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका भीनमाल, जो ये आपकी एक लोहे युगीन सभ्यता है जिसका प्राचीन नाम श्रीमाल था। तो आपका राइट आंसर होगा जहाँ पर सुराही व रोमन एम्फोरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं भीनमाल में हुए हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। देखो किसके पूछ रहे हैं, कृषि एवं पशुपालन। आप बात करें सिंधु घाटी सभ्यता तो ये दोनों कृषि एवं पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था इनका। इसी के साथ साथ में व्यापार भी इनका जो प्रमुख कार्य माना गया है। तो खास तौर से बात करें तो कृषि एवं पशुपालन पर इन्होंने विशेष जोर दिया। राजस्थान में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इनमें 4 अवशेष दे रखे हैं आपके। फर्स्ट है गिलोंड, दूसरा है आपका पागोर, आपका स है नोह, उदयपुर है बरोर। पहली चीज़ तो अपन ये देखेंगे कि ये है कहाँ पर। गिलोंड आपका राजसमंद में है, बागोर का संबंध भीलवाड़ा से है जो कोठारी नदी के किनारे है, नोह भरतपुर और बरोर कोठारी नदी के किनारे ही, यानी इसका संबंध भी कहाँ से है, भीलवाड़ा से है। बरोर की अपन बात करें तो इससे एक क्वेश्चन और बन रहा है, वो क्या कि यहाँ पर तांबे की छेद युक्त सुई के अवशेष मिले हैं। तो तांबे की छेद युक्त सुई के अवशेष की बात करें तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बरोर से। बरोर का संबंध कहाँ से है, भीलवाड़ा से, जो कोठारी नदी के किनारे इसका विकास हुआ है। इसके खोजकर्ता की बात करें बरोर की तो V.N. मिसर इसके खोजकर्ता थे, किसके, बरोर के। अब क्वेश्चन पर अपन आते हैं कि राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो वो आपका आंसर राइट आंसर होगा आपका बागोर।
इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, बागोर, जिसका संबंध कहाँ से है, भीलवाड़ा से। तो यहाँ पर क्या मिले हैं, कत्स्य एवं पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये जो कई क्वेश्चन उनमें मैंने डायरेक्ट उत्तर भी लिख रखे हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसी का आज अपन इसमें वर्णन कर रहे हैं। बाकी का जो कोई एक्स्ट्रा है इसका अपन उनका आज अपन अध्ययन नहीं कर रहे। उसका मुख्य कारण यही है कि टाइम वेस्ट होता है और आपको मेन फोकस यही करना है कि एग्ज़ाम आपके पास में आ रही है, और इसी के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस हिसाब से, कौन सी सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका रेड। रेड का संबंध कहाँ से है, टोंक से। रेड व पचमता पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किन जिलों में स्थित है, यानी रेड का संबंध कौन से जिले से है, तो रेड का संबंध आपके टोंक जिले से है। पचमता, इसका संबंध राजसमंद से है। राजसमंद में भी पूछे तो गिलुंड के समीप, गिलुंड का नाम आते ही आपको राजसमंद अपने आप ही ध्यान में हो जाएगा। और ये एक ताम्रयुगीन स्थल है। कैसा स्थल है, ताम्रयुगीन स्थल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पचमता किस टाइप का वो स्थल है, तो ताम्रयुगीन स्थल है। रेड का संबंध कहाँ से, टोंक से, और पचमता का संबंध राजसमंद से है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। माउंट आबू की तलहटी में जिस सभ्यता के अवशेष मिले हैं वह सभ्यता कौन सी है, तो माउंट आबू सिरोही, यानी आपका सिरोही जिला। माउंट आबू का संबंध कौन से जिले से है, सिरोही जिले से है। और माउंट आबू की तलहटी में जिस सभ्यता का विकास हुआ या जहाँ पर जिसके अवशेष मिले वो आपकी है चंद्रावती सभ्यता। तो यही इसका संबंध कहाँ से है, चंद्रावती सभ्यता का सिरोही से। और सिरोही में ही सेवाणिया नदी के किनारे इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, किसके, चंद्रावती सभ्यता के। हम इनके खोजकर्ता की बात करें, चंद्रावती सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता थे कर्नल जेम्स टोड, जिसका भारत से बहुत गहरा संबंध रहा है और उन्होंने भारत का हर क्षेत्र में, इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने भारत के हर क्षेत्र में उन्होंने हर प्रकार का वर्णन इसमें किया है। तो इसके खोजकर्ता की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड थे, और इनका अध्ययन जो किया वो डॉक्टर जीवन खरकवाल ने इसका अध्ययन किया। किसका, चंद्रावती सभ्यता का। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि अशोक के फाबरू शिलालेख, यानी अशोक का जो फाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको ध्यान रखना है फाबरू शिलालेख बैराट। और बैराट का संबंध आपको ध्यान रखना है कहाँ से है, जो वर्तमान में अपन विराटनगर के नाम से भी इसे जानते हैं। क्या, विराटनगर। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का फाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, बैराट से, जो वर्तमान क्या नाम है इसका, विराटनगर। और ये मत्स्य जनपद की राजधानी, यानी आपकी बात करें कि आपके जो 16 महाजनपद थे उसमें एक मत्स्य जनपद था, तो मत्स्य जनपद की राजधानी भी आपकी क्या थी, बैराट ही थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट। यहाँ पर बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी एवं महादेवन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, यानी यहाँ के इसके अवशेष मिले कहाँ पर, बैराट में। हम इनसे बैराट सभ्यता से संबंधित विद्वानों की बात करें तो दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश चंद्र दीक्षित आदि का संबंध किससे है, बैराट सभ्यता से। तो इसके संबंधित जो विद्वान हैं ये उनके उत्खननकर्ता खोजकर्ता हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश चंद्र दीक्षित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका 6 क्वेश्चन है कि बालाथल सभ्यता। देखो आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो बार बार मेन चीज़ तो ये है आप पढ़ाई करते रहो, लेकिन रिवीजन साथ में रखो और साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहो। रिवीजन और नोट्स 2 चीज़ प्रमुख है, इसी से आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसे सक्सेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप भूल जाओगे। उसमें कंटिन्यूटी रखो, कंटिन्यूटी ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है, नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो बालाथल सभ्यता का संबंध किससे है, उदयपुर। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा कि बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले में है, तो कहाँ से है, उदयपुर जिले से। इसके उत्खननकर्ता की बात करें बालाथल सभ्यता की तो BN मिसर इसके उत्खननकर्ता थे, यानी इनका जो खुदाई का कार्य किसके मार्गदर्शन में हुआ, तो BN मिसर के मार्गदर्शन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है, तो कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय मल्लानंद घोष को है, सन 1951-52। तो यह आपको डेट याद रखनी है कि कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है, यानी जो खोज करता है वो तो आपके कौन है, अमलानंद घोष, जिन्होंने 1951-52 में इसकी खोज की। और इसी के साथ में हम इनके उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खननकर्ता आपने पहले भी वर्णन कर चुका, BB लाल एवं BK थापर,
बी बिलाल एवं बी के थापर, जिन्होंने सन 1961 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य करवाया। और कालीबंगा के साक्ष्य हमें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ, हनुमानगढ़ जिले में, ये आप साथ साथ नोट्स लिखते जाओ। कालीबंगा के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, कहाँ, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसे प्राक हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या, प्राक हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी एक प्राचीन मानी गई है कौन सी, कालीबंगा। और कालीबंगा का जो अर्थ है वो क्या है, काली, यानी काली, और बंगा, बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, तो काले रंग की चूड़ियाँ, इसका जो अर्थ क्या है, कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। तो आप ध्यान रखना है, कालीबंगा का क्या अर्थ है, काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले हैं, और भी अपन महत्वपूर्ण जो भी इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसका भी अध्ययन अपना आगे करने वाले हैं। इसी के समकक्ष आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने की। तो राजस्थान के झालावाड़ जिले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज की वो किसने की, सैटनकार ने। इसी के समकक्ष यहाँ पुरापाषाण कालीन स्थलों में जालोर में उपकरणों की खोज किसने की, तो बी आलचीन ने। और जयपुर व इंद्रगढ़ कोटा में पुरापाषाण कालीन स्थलों या उपकरणों की खोज किसने की, सी ए हैकेट ने। तो ये आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। झालावाड़ से संबंध किसका है, सेटनकार का। जालोर से संबंध है बी आलचीन का। और जयपुर व इंद्रगढ़ कोटा का संबंध जो जिस व्यक्ति का है वो है सी ए हैकेट, जिन्होंने पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज की। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह हड़प्पा स्थल, देखो मैंने अभी बात भी कर ली, वह हड़प्पा स्थल जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी आपको याद रखना है ये साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा। जुते हुए खेत का मतलब ये है कि उस समय भी हाथ से जुताई का कार्य किया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य है कहाँ से मिले हैं। तो सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। और कालीबंगा का संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है, जो घग्गर नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसी के साथ साथ में हम बात करें तो यहाँ चना व सरसों का उत्पादन किया जाता था। खासतौर जो अपन फसलों की बात करें तो चना व सरसों मुख्य उत्पादन इसकी जो फसल हुआ करती थी। इसी के उत्खनन की बात करें तो सन 1961 में अभी मैंने बता दिया बी बिलाल एवं बी के थापर ने इन्होंने उत्खनन कराया। और इसका पुराना नाम क्या है, जिसको बी बिलाल, इसका पूरा नाम की बात करें तो बी यानी ब्रजबंशी लाल, और बी के थापर यानी बाल कृष्ण थापर। इनका जो फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, बी बिलाल का फुल फॉर्म क्या है, तो ब्रजबंशी, बी के थापर यानी बालकृष्ण थापर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो का संबंध किससे है, तो चनहूदड़ो आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात तो यह है चनहूदड़ो की खोज कहाँ हुई, तो सन 1934 में एम जी मजूमदार ने इसकी खोज की। और इसका उत्खनन का कार्य एक साल बाद में 1935 यानी 1935 में अर्नेस्ट मैके ने करवाया। एक जगह जे.एच. मैके के हमें उल्लेख भी मिलता है कि अर्नेस्ट मैके ने भी इसके जो उत्खनन कार्य करवाया। एक जगह इसका अर्नेस्ट मैके का नाम जे.एच. मैके भी लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने जे.एच. मैके भी यहाँ लिख दिया। इसी के साथ साथ में अपन चनहूदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में ही चनहूदड़ो के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो चनहूदड़ो का संबंध कहाँ से, पाकिस्तान से। सिंधु नदी और सिंध प्रांत कहाँ है, पाकिस्तान से। तो चनहूदड़ो का संबंध कहाँ से है, पाकिस्तान से। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन और बन रहे हैं कि यहाँ चनहूदड़ो से किस के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो जो ये देखो महत्वपूर्ण दो महीने हैं, मन के बनाने का कारखाने के साक्ष्य चनहूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और लिपस्टिक यानी उस समय जो बात करें कि औरतें श्रृंगार का जो कार्य, जो श्रृंगार की जो विषय वस्तु हैं वो भी रखती, तो लिपस्टिक बनाने का जो कारखाना है तो वो कहाँ है, चनहूदड़ो। एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें, देखो ईंटें तो हर स्थल है वहाँ से प्राप्त हुई हैं। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, और यहाँ पर ईंटों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, हर स्थलों से प्राप्त हुए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के 6 अलग अलग जो मुख्य स्थल हैं सभी से ईंटों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन हम बात करें कि वक्राकार ईंटें, तो वक्राकार ईंटों का नाम आते ही आपको एक ही ध्यान नाम रखना है, वो है आपका चनहूदड़ो, जहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
बात करते हैं आगे, वह सिंधुकालीन स्थल जहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। देखो अग्निवेदिकाओं के नाम याद करते ही जहाँ अग्निकुंड या अग्निवेदिकाएं जैसे हवन कुंड है इनके साक्ष्य मिले हैं, पहले अपन एक ही नाम ध्यान रखते थे, वो है आपका कालीबंगा। लेकिन इसी के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है राखीगढ़ी, बनवाली और लोथल, यानी टोटल 4 जगहों से अग्निकुंड या अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अभी मैंने बताया कालीबंगा का संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, जबकि राखीगढ़ी का संबंध आपके हरियाणा से है। बनवाली का संबंध आपके कहाँ से, हरियाणा से है। और लोथल का संबंध आपके गुजरात से है। इसके बारे में हम बात करेंगे। बनवाली का पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि जो के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, जो के साक्ष्य, लेकिन इसमें बात करें कि उत्तम किस्म के जो के साक्ष्य कौन से, उत्तम किस्म के जो के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उत्तम किस्म के जो के साक्ष्य की बात करें तो आपको ध्यान रखना है बनवाली। तो ये आपका क्वेश्चन बन रहा है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ध्यान रखना है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली और लोथल से मिले हैं। और कालीबंगा ये सब सभ्यता का कौन से जिले से क्या संबंध है, कौन से जिले में है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सभी आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अपन आगे बात करते हैं रोपड़। रोपड़ का संबंध कौन से जिले से है, पंजाब से है। रोपड़ जिसे आप पहले रूपनगर भी, अभी रूपनगर भी कहा जाता है रोपड़ को, और यह सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे हैं, तो सतलज नदी के किनारे हैं। दूसरे यह है कि आज़ादी के पश्चात यानी 1947 के बाद में जो प्रथम स्थल खोजा गया वो आपका रोपड़ ही था, जिसका संबंध पंजाब से है। इसकी खोजकर्ता की बात करें तो बेबी लाल ने इसकी खोज की 1950 में, की एक जगह है जिसका नाम है रोपड़। फिर इसका उत्खनन कार्य करवाया गया, वो किसके द्वारा कराया गया, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। कब, 1953 में। यानी हमारा जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद में जो प्रथम उत्खनन कार्य जिस सभ्यता का करवाया गया या जिस स्थल का करवाया गया वो आपका रोपड़ है, जिसका संबंध पंजाब से है। यह आपका प्रथम स्थल था। इसके बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसका आपको जो उत्खनन कार्य वो आपको ध्यान रखना 1953 में। इसी के साथ साथ में यहाँ पर मनुष्य के साथ साथ में कुत्ते के समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी कोई भी व्यक्ति है वो खत्म हो गया, उसके साथ साथ में कुत्ते के साक्ष्य, यानी कोई भी आदमी है उसके साथ में कुत्ते, दोनों के एक साथ समाधान, यानी अपने एक साथ जैसे उनको गाड़ देते हैं या फिर जला देते हैं, उन दोनों के एक साथ साक्ष्य मिले हैं। तो एक ही स्थल है जहाँ से मनुष्य के साथ साथ में, इसमें आप देखोगे मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य एक ही जगह है, वो आपका है रूपनगर यानी रोपड़। तो वो आपको ध्यान रखना है। और अपना देश आज़ाद होने के बाद में प्रथम स्थल जिसकी खोज की गई वो आपको ध्यान रखना है रोपड़। तो ये आपका प्रथम स्थल है जिसका संबंध सतलज नदी के किनारे है, और इसका पंजाब से संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात से प्राप्त सभ्यता स्थल, यानी गुजरात से हमें बात करें तो मेन जो इम्पोर्टेंट जो स्थल है उनकी बात करें तो 4 अपने स्थलों की यहाँ वर्णन करेंगे कि गुजरात से प्राप्त सभ्यता स्थल है। उसमें लोथल है, धोलावीरा है, फिर सुरकोटड़ा है और रंगपुर है। इन 4 का अपन यहाँ वर्णन करेंगे। तो पहले तो अपन ये देखेंगे कि गुजरात से संबंधित सभ्यता स्थल, तो आपको गुजरात का नाम आते ही ध्यान में जाना चाहिए, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा और रंगपुर। तो इसमें यह है कि यहाँ लोथल की खोज की बात करें तो सन 1957 में लोथल की खोज की गई। इसी के साथ साथ में अपन SR राव के द्वारा भोगवा नदी के किनारे इनके जो खोज की बात करें तो कब की गई, 1957 में। किसके द्वारा, SR राव के द्वारा। कहाँ पर, भोगवा नदी के किनारे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 1957 SR राव द्वारा भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ पर टेराकोटा के भी साक्ष्य मिले हैं, यह आप ध्यान रखेंगे। लोथल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कंटेंट इसमें जो होने चाहिए वो मैंने सब ऐड कर रखे हैं। तो इसी के अलावा कोई भी आपके प्रश्न बनने की संभावना कम है, और एग्जाम से पूछने वाले क्वेश्चन तो कहाँ से भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो यहाँ संग्रहण किया है वो वाकई में मैंने बहुत अलग अलग क्वेश्चन हटे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो टेराकोटा के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। धान की कृषि, धान यानी चावल की कृषि के साक्ष्य की बात करें तो हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। घोड़े की मिट्टी की मरण मूर्तियाँ, यानी अपन बात करेंगे घोड़े की मिट्टी की मरण मूर्तियों के साक्ष्य हमें लोथल से मिले हैं। इसी के साथ साथ में हड़प्पा का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, लोथल को। पारस की खाड़ी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, लोथल से। विशाल गोदीवाड़ा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
जिसको अपन डॉकयार्ड या बंदरगाह भी कहते हैं। तो विशाल गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपके लोथल के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप नोट्स इनका बना सकते हैं। आप साथ साथ में कॉपी में लिखते जाएं। विशाल गोदीवाड़ा डॉकयार्ड बंदरगाह के साक्ष्य, जिसे पतन बंदरगाह भी कहते हैं, यह आपका लोथल ही है। फिर बात करते हैं सेकंड धौलावीरा की। धौलावीरा की खोज 1990 यानी 1990 में RS बिष्ट द्वारा की गई। ठीक है, यहाँ पर धौलावीरा को भी इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। धौलावीरा को इसमें बताया गया है कि धौलावीरा है वो एकमात्र स्थल है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया। और यहाँ पर विशाल जलाशय व स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। विशाल जलाशय व स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ मिले? तो आपको ध्यान रखना है धौलावीरा। धौलावीरा का संबंध किससे है? गुजरात राज्य से। खोज अपने बात करी ली 1990 RS बिष्ट द्वारा। यहाँ पर फिर अलग अपन तथ्यों की बात करें तो कच्छ के रण से, जो जैसे आपको भारत का मैप है ऐसे, तो यहाँ पर जो कच्छ का रण है तो यह आपका कच्छ का रण हो गया। ठीक है, कच्छ के रण में खादर बेल्ट की अंतर्गत इसका जो वर्णन किया गया है, कच्छ के रण में खादर बेल्ट के अंतर्गत इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थलों में सबसे बड़ा सैंधव स्थल किसको बताया गया है? धौलावीरा। तो ये भी आपके एग्जाम के कंटेंट ऑफ व्यू से ये है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? धौलावीरा। देखो, कई जो इतिहासकार हैं वो धौलावीरा बताते हैं, कई लोथल बताते हैं और कई मोहनजोदड़ो बताते हैं। लेकिन जो आपको याद रखना है वो ध्यान रखें तो आपको धौलावीरा ही रखना है। RBSE भी धौलावीरा को ही मानती है। तो धौलावीरा जो सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, यहाँ पर अनाज के गोदाम व सिंचाई के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कहाँ से है? धौलावीरा से। और इसी के साथ साथ 17 अक्षर वाले बोर्ड की प्राप्ति हुई है, यानी साइन बोर्ड की। 17 अक्षर जिस पर लिखे हुए हैं, 17 अक्षरों का उत्खनन इस पर है और इसके बोर्ड की प्राप्ति हुई है जिसे अपन साइन बोर्ड कहते हैं। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? धौलावीरा से। तो ये भी आप इसके भी नोट्स बना लीजिए साथ साथ में। और ये आपको ध्यान रखना है, विशाल जलाशय एवं स्टेडियम के साक्ष्य में धौलावीरा से मिलते हैं। बात करते हैं तीसरा जो गुजरात का स्थल है वो है सुरकोटड़ा। ये गुजरात के भुज क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में? भुज क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज की बात करें तो 1972 में 1972 में JP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई। इसी के साथ साथ में यहाँ घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। यानी कहने का मतलब कोई दूसरा स्थल है, कैसे भी मान लो कि दूसरा स्थल है, वहाँ सुरकोटड़ा पर कोई भी घोड़ा आ गया और वो उसका वहीं देहांत हो गया, लेकिन उसका जो हड्डियों के साक्ष्य हैं और हैं तो वो इस हिसाब के जो साक्ष्य में प्राप्त हुए वो कहाँ से? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने लिख रखा है कि घोड़े के अस्थिपंजर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सुरकोटड़ा से। बात करते हैं इसके जो गुजरात के चौथा जो स्थल है वो आपका रंगपुर। रंगपुर का संबंध गुजरात के अहमदाबाद से है। अहमदाबाद से 51 किलोमीटर दूर रंगपुर स्थल है। यहाँ पर धान की भूसी का मिलना, यानी जो धान यानी चावल अपन साफ करते हैं तो इसका जो कचरा निकलता है तो उसके साक्ष्य भी अपन कहाँ से प्राप्त होते हैं? रंगपुर से। तो ये आपको ध्यान रखना है, धान की भूसी का मिलना कहाँ से? रंगपुर से। इसी के हिसाब से आपको बात बताएं कि आपके हड़प्पा और लोथल से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था कि हड़प्पा को आपने जैसे देखा, हड़प्पा के ऐसे जो अलग अलग थे उसमें चौड़ी नालियाँ थी, ये अलग अलग मकान बनाए हुए हैं। तो इनमें क्या था कि इनके दरवाजे आमने सामने न खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। ये अपन बात कर रहे हैं हड़प्पा की। हड़प्पा में क्या था कि मकानों के दरवाजे हैं वो आमने सामने न खुलकर कैसे कहाँ खुलते थे? गलियों की तरफ। मकानों के दरवाजे आमने सामने न खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। लेकिन अपन लोथल की बात करें तो लोथल एकमात्र स्थल है जिनके घर के दरवाजे हैं जो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा व लोथल। इसी के साथ साथ अपन बात करें आगे, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक मोहर जिस पर पुरुष आकृति, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक मोहर जिसमें एक पुरुष आकृति पद्मासन में बैठी हुई जिस पर निम्न पशु आकृतियाँ दिखाई दे रही है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है? आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो से। इसी में अपन बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राप्त एक मोहर हुई है उसमें पशु आकृतियाँ हैं। एक पुरुष आकृति में पद्मासन, जैसे योगासन करते हैं तो पद्मासन की आकृति में बैठा हुआ है जिस पर निम्न पशु आकृतियाँ दिखाई दे रही है। कौन कौन सी? तो जॉन मार्शल ने तो इसे, जॉन जो मार्शल है इसने तो आद्य शिव के इसकी संज्ञा दी थी। आद्य शिव का संबंध आपको पहले भी ध्यान रखना है कि आद्य शिव का जो साक्ष्य है पहले अपने कहाँ से कि जो शिव का संबंध बैल से रहा है
गाय से रहा है तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसी हिसाब से जॉन मार्शल ने आद्य शिव का वर्णन किया है। ये आपकी मोहर है। इस मोहर पर अपन बात करें कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो एक तरफ तो देखें अपन, जैसे पश्चिमी है तो ऊपर क्या है, भैंसा का जो है चित्रण किया गया है, नीचे गेंडा का, और इसकी तरफ नीचे अपन देखें दक्षिण में तो एक तरफ हिरण का, दूसरी तरफ भी हिरण का, यानी दो हिरण फर्स्ट, हिरण सेकंड, या इधर दो हिरणों का वर्णन किया गया है। फिर अपन देखें पूर्व की तरफ तो ऊपर बाघ, व्याघ्र का वर्णन किया गया है, तो नीचे किसका चित्रांकन है, हाथी का। तो अब इसमें बात करें कि क्वेश्चन में जो मोहर है उस पर टोटल कितने पशुओं के हैं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कितने टोटल पशुओं के चित्रांकन है। तो टोटल पशु तो अपन 5 हैं। कैसे, बाघ, हाथी, भैंसा, गेंडा और हिरण। और वैसे टोटल पशु आकृतियों की बात करें तो आकृतियों में तो फिर ये दोनों अलग अलग काउंट होंगी। तो टोटल पशु आकृतियाँ 6 होंगी और टोटल पशु 5 होंगे। इसी से संबंधित देखो एक और मैंने यहाँ बात लिख रखी है कि मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले देवता की मुहर मिली है। जिनके क्या है, 3 मुख हैं, वो एक देवता की यहाँ मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसी में आपकी बात करें तो हाथी, गेंडा, बाघ, भैंसा, इनके चारों तरफ ये जो आकृति हैं इनके चारों तरफ इनका चित्रांकन है, हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसे का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनसे आपके क्वेश्चन बन रहा है, इनका जैसे इन मोहरों में से किसकी आकृति का उल्लेखन नहीं किया गया या चित्रांकन नहीं किया गया और एक जगह आपको शेर दे दिया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसी जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहर प्राप्त हुई हैं उनमें किसकी पशु आकृतियाँ, निम्न में से कौन से पशु की आकृतियाँ उसमें चित्रांकन नहीं है। तो उसमें भैंसा, गेंडा, हिरण, बाघ, शेर ऐसे दे दिए, तो आपको क्या करना है, शेर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पशु हैं भैंसा, गेंडा, हिरण, बाघ और हाथी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें सिंधु लिपि की, सिंधु लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। वैसे सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ की कोई लिपि थी ही नहीं, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि लिपि कोई भी है जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी और वहाँ पर कोई परमानेंट कोई लिपि के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो एक तरफ से बात करें तो इनकी जो लिपि है वो अज्ञात थी। अज्ञात का मतलब अब तक ज्ञात ही नहीं की जा सकी कि किस प्रकार की लिपि थी। तो यहाँ की लिपि को अपन क्या कहेंगे, अज्ञात। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अज्ञात न पहुँचकर इस बार पहुँच लेते हैं कि किस प्रकार की लिपि थी, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का क्या मतलब, अपने भावों को दर्शाना। वो भी कैसे, भावों का वर्णन अपन कैसे करेंगे, चित्रात्मक लिपि यानी चित्रों के द्वारा। चित्रों पर जिस प्रकार का उल्लेखन अपन देखते हैं उसी प्रकार के अपन भाव दर्शा देते हैं, उस प्रकार की अपन लिपि का वर्णन करते हैं। तो उस प्रकार की जो लिपि का वर्णन करें तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाव चित्रात्मक लिपि थी। दूसरा, इसमें सर्पिलाकार लिपि भी इसे कहते हैं। उसमें देखो जो लिपि में जो उत्खनन किया गया है वहाँ पर, तो उसमें इस प्रकार का उत्खनन मिलता है आपके। तो ये देखो कहाँ से, आपके राइट से स्टार्ट हुआ और लेफ्ट से ख़त्म हो गया। या आपका राइट या आपका लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ये स्टार्ट और एंड कहाँ हो गया, लेफ्ट में। तो ये क्या है, सर्पिलाकार लिपि, पहली चीज़ तो। दूसरी, ये जो लिपि पड़ी गई वो दाएं से बाएं, यानी ये जो लिखी है, लिखा कैसे जाता था इसको, दाएं से बाएं की तरफ। तो यह आपको ध्यान रखना है। इस लिपि पर लगभग 64 चिन्ह मिले हैं। 64 चिन्हों का इस पर वर्णन किया गया है कि हम बात कर रहे हैं सिंधु लिपि की। इसको अपन ऐसे ही कहेंगे सिंधु लिपि या हड़प्पा लिपि। तो सर्वप्रथम पढ़ने का जो प्रयास किया वेडेन ने किया, यह आपको ध्यान रखना है। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया, वेडेन ने। कि किस प्रकार से इसका लेखांकन किया जाता, तो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। हम कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं तरफ। तो ये कैसे लिखते थे, दाएं से बाएं तरफ। और यहाँ पर लगभग 64 चिन्ह मिले हैं। और चित्राक्षर यानी चित्रों में हम अक्षरों की बात करें तो लगभग 250 से 400 चित्रों का यहाँ उल्लेख किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अन्य नामों की बात करें इस लिपि की तो इसे गोमूत्री लिपि भी कहते हैं, ब्रुस्टोफेदन लिपि भी कहते हैं, ब्रुस्टोफेदस लिपि भी कहते हैं। तो ये आप दोनों ध्यान रखने हैं, गोमूत्री लिपि और ब्रुस्टोफेदन लिपि। बात करें आगे, सर्वप्रथम जिस भारतीय ने पढ़ने का प्रयास किया, देखो ये तो जो सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया वो तो किसने किया था, वेडेन ने। लेकिन हम भारतीय नागरिक की बात करें कि जिस सर्वप्रथम भारतीय ने इसको पढ़ने का जो प्रयास किया वो किसने किया, आई महादेवन ने। लेकिन एक जगह नटवर झा का नाम भी आता है। तो आपको मेन चीज़ तो यही ध्यान रखना है, आई महादेवन यानी सर्वप्रथम जो भारतीय जिसका पढ़ने का प्रयास किया आई महादेवन थे। और आई महादेवन नहीं आए, नटवर झा जाए तो आपको नटवर झा
कर दोगे। तो ये अलग अलग विचार अलग अलग इतिहासकारों के हैं, लेकिन मेन आपको आई महादेवन का नाम याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राणा घुंडई स्थल से घोड़े के दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये देखो ये किस स्थल है ये। तो जैसे आपके दैमाबाद या आपको भी बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से स्थलों का विकास हुआ। उत्तर से आपका मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर है ना, और पश्चिम में सुतका की इंदौर है। तो इसका वर्णन भी अपना आगे करने वाले हैं। दैमाबाद का संबंध महाराष्ट्र से है। तो राणा जो घुंडई जो स्थल है, यहाँ पर घोड़े के दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ क्या मिला है, घोड़े के दांत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, राणा घुंडई स्थल से। नेक्स्ट अपन बात करें कि दैमाबाद से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो दैमाबाद से हमें कांसे के रथ के, यानी जो कांसा का रथ है उसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। कहाँ से, दैमाबाद से। दैमाबाद का संबंध कहाँ से है, तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र। ये सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है, दक्षिणी स्थल है। फिर आगे बात करते हैं कुणाल, ये आपका एक स्थल हुआ है। तो अपन कुणाल की बात करें तो कुणाल का संबंध जो है, यहाँ पर चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कहाँ से, कुणाल से। तो चांदी के 2 मुकुट कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं, कुणाल स्थल से। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को बाद में हड़प्पा सभ्यता नाम कर दिया गया था, क्योंकि सर्वप्रथम जो खोज हुई थी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की हुई थी, सर जॉन मार्शल के आदेश अनुसार। ठीक है। तो वर्तमान में जो अपन बात करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का संबंध कौन से देश से है, पाकिस्तान से। लेकिन जब खोज हुई थी तब इनका संबंध भारत से ही था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआती स्थलों की बात करें तो जो आपके कोचिंग में गाइडलाइन पढ़ते हो आप देख लेना, कोई सी एकेडमी में या कोई सी जो कोचिंग है उनमें से ही। तो भारत में बताया गया 917 लगभग, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ RBSC बुक क्लास 9th की बुक में लिखा हुआ है कि भारत से लगभग 900 स्थल प्राप्त हुए और पाकिस्तान से 600 स्थल प्राप्त हुए। लेकिन ये कोचिंग के हिसाब से ये इसमें लिखा हुआ है कि भारत से कितने स्थल प्राप्त हुए, 917 स्थल प्राप्त हुए, पाकिस्तान से 481 और अफगानिस्तान से ओनली 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो RBSC की बुक क्लास 9th में लिखा हुआ है तो 900 स्थल इंडिया से और 600 पाकिस्तान से, टोटल 1500 स्थलों का वर्णन किया गया है। और ये जो सभी स्थलों की खोज की गई वो आपको ध्यान रखना है अमलानंद घोष के प्रयासों से। अमलानंद घोष जो कालीबंगा की जिसने खोज की थी, अमलानंद घोष ने इंडिया में बहुत से पुरातत्व स्थलों की खोज की जगह जगह। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है तो सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, तो इंडिया से, आपको पाकिस्तान नहीं करना है, और सबसे कम अफगानिस्तान से। यह आपके 2 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। और आपको ये ज़्यादा कोई वो भी नहीं है डीप क्वेश्चन, याद रह जाएगा। भारत से लगभग 900 और पाकिस्तान से 600 स्थल। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम जो सूचना प्राप्त करें, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम सूचना किन्होंने दी, बर्टन बंधुओं ने। देखो ये 2 भाई थे जो क्या कर रहे थे कि रेलवे जो पटरी है, रेलवे पटरी का कार्य कर रहे थे, उनका बिछाने का कार्य कर रहे थे, रेलवे लाइन का कार्य कर रहे थे। हमारे जो अपन इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 1853 में रेल का जो है मुंबई से थाने तक, सर्वप्रथम 1853 में मुंबई से थाने तक रेल चली। तो कहने का मतलब यह है कि 1853 में भारत में जब ट्रेन चल गई, रेल चल गई मुंबई से लेकर थाने तक, तो उस समय की बात करें अपन 1853 में, यानी कहने का मतलब हमारे भारत में भी विकास हो गया था किसका, रेल का। और रेल का विकास हो गया तो जो पटरियां हैं इनका भी विकास हो गया था। इन्हीं से रिलेटेड अपन बात करें तो इसमें क्या बताएगी, हड़प्पा स्थल की जो सर्वप्रथम की सूचना किन्होंने दी, 2 बर्टन बंधुओं ने। और ये दो बर्टन बंधु कौन थे, एक तो था जॉन और आपका दूसरा कौन था, विलियम। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम सूचना बर्टन बंधुओं ने दी और एक तो आपका जॉन, दूसरा है विलियम। तो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान कराची से लाहौर तक ये कार्य कर रहे थे, तब इन्होंने एक वहाँ स्थल की खोज की। वहाँ एक स्थल दिखाया इन्होंने जहाँ पर ये थोड़ी सी खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ से ईंट निकली। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ कोई ना कोई स्थल रहा है। तो सर्वप्रथम इन्होंने सूचना दी बर्टन बंधुओं ने, और इनका नाम था इनका जॉन और दूसरे का विलियम। फिर इनको जॉन विलियम के नाम से ही जाना जाने लगा। और 1856 में फिर ब्रिटिश सरकार को इनकी सूचना दी थी। क्या
1856 में ब्रिटिश सरकार को इनकी सूचना दी थी, किनके द्वारा, बटन बंधुओं के द्वारा। अब इसी के अपन समकक्ष बात करें तो 1853 से 56 के दौरान यहाँ से ईंट निकाली गई। ये सूचना किनके द्वारा, बटन बंधुओं के द्वारा दी गई, किसे, ब्रिटिश सरकार को। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम जो इनके हड़प्पा स्थल की जो सूचना दी थी बटन बंधुओं ने दी थी, दोनों भाई थे, जॉन और विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि गाय के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो गाय के साक्ष्य हमें ऋग्वेदिकालीन यानी वेदिकालीन सभ्यता से गाय के हमें साक्ष्य मिलते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हमें गाय के कोई साक्ष्य नहीं मिले, बैल के साक्ष्य मिले हैं, पशुपतिनाथ के, नटराज के, अलग अलग इनके साक्ष्य मिले हैं। इसी हिसाब से हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो विस्तार है वो कौन कौन सी सभ्यताओं का रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अपन बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार भारत, यानी भारत एक नंबर पर, वे आपको बताए थे लगभग 900 स्थल खोजे गए। सेकंड पाकिस्तान, जहाँ से लगभग 600 स्थल खोजे गए। अफगानिस्तान, जहाँ से 2 स्थल बताए थे, यहाँ इसमें 3 स्थल बताए, तो आप इसमें 3 लिख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा तो भारत में, सबसे कम अफगानिस्तान में। ठीक है, अब इसमें बात करें कि यानी आपके 1 नंबर पर भारत, 2 नंबर पाकिस्तान, 3 नंबर पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कितने स्थलों के साक्ष्य मिले हैं, 2 के। अब 2 स्थलों की बात करें अफगानिस्तान से, तो ये कौन कौन से थे, एक तो था आपका मुंडीगोक और एक दूसरा था आपका सोर्तगोई। कौन सा, मुंडीगोक और सोर्तगोई। और इसी के समकक्ष अपन बात करें कि सर्वाधिक स्थल आपका ये हो ही गया भारत से, यह आपका क्वेश्चन बन रहा था। और सबसे उत्तमतर छोर की बात करें कि सबसे उत्तमतर छोर, उत्तमतर यानी उत्तरम, देखो यह आपका भारत का मैप है। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान आ गया, यह आपका अफगानिस्तान आ गया। तो सबसे उत्तमतम छोर की बात करें तो कौन से थे, मुंडीगोक और सोर्तगोई, यानी अफगानिस्तान के। ठीक है, इसी के समकक्ष बात करें कि सभ्यताओं से संबंधित अपन, तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कहाँ से, पुरातात्विक खनन से। जो पुरातात्विक खनन है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई 2350 से 1785 ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास स्थल बात करते हैं तो 1350 से 1785 तक इसका काल माना गया है, C14 यानी कार्बन 14 के अनुसार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान किससे मिलता है, पुरातात्विक स्थलों से। जो पुरातात्विक स्थलें हैं, मोहरे हैं, ठीक है, इनसे हमें इनका जो ज्ञान मिलता है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी और उसका क्या क्या यहाँ पर कौन सी लिपि थी, किस प्रकार का उनका आवाज़ था, किस प्रकार का उसका रहन सहन था। तो इन सब चीज़ों का इनका पुरातात्विक खननों से, उत्खननों से हमें मालूम चला। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रिड पद्धति। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, ग्रिड पद्धति। दूसरा इसी के साथ साथ ये क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, शहरीय सभ्यता थी। तो यहाँ के लोग शहरी सभ्यता थी, तो यहाँ के लोग भी कैसे थे, शहरीय ही थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो पद्धति अपनाई वो कौन सी, हड़प्पा सभ्यता की ग्रिड पद्धति। इसी के समकक्ष अपन आगे बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, हमने पहले भी बात कर चुके, जिसे अपन सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं, सर्पिलाकार लिपि, जिसे अपन क्या कहते हैं, गोमूत्री लिपि भी कहते हैं, गोमूत्री लिपि। इसी के समकक्ष अपन इसे वेस्ट्रोफेदन लिपि भी कहते हैं, वेस्ट्रोफेदन। ये आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाओ। और इस जो लिपि का जो लिखते हैं इसको कैसे लिखा जाता था, दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। और अब तक इसे सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है, अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। तभी तो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे है, अज्ञात, यानी इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, नहीं इसे कोई जान सका। तो एक ओनली ये भाव चित्रात्मक लिपि ही है। तो भाव चित्रात्मक लिपि के रूप में ही हम इसको देखेंगे अभी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो उसमें किसकी मूर्ति मिली है, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण रचना है की बात करें तो नृत्य करती हुई बालिका, यानी एक कांस्य निर्मित एक मूर्ति मिली है, उसमें नृत्य करती हुई बालिका का चित्रण किया गया है। वो मूर्ति हमें मिली है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से, या फिर खास तौर से सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ से जो किसकी मूर्ति मिली है, तो आपको नृत्य करती हुई एक कांस्य निर्मित मूर्ति मिली है, नृत्य करती हुई बालिका की।
यह आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स में अपने लिख लीजिएगा बुक में। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और वीडियो को ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और मैं देख पा रहा हूँ कि व्यूअर है जो बढ़ते जा रहे हैं, आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। JPRS क्लासेज में आपका सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सिंधु सभ्यता के अपन प्रमुख कार्यों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख कार्य ये है कि कृषि व पशुपालन। यहाँ पर एक सींग वाले बैल का वर्णन मिला है, कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसी के साथ साथ अपन बात करें कृषि एवं पशुपालन, तो पशुपालन में एक सींग वाले बैल के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, कृषि में अपन बात करें तो यहाँ पर कपास है, गेहूं है, जौ है, चावल है, इन इत्यादि के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो कपास के साक्ष्य अपन उसमें हड़प्पा सभ्यता में भी देख चुके, गेहूं व जौ के साक्ष्य ये भी यहाँ देख चुके, उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य, बनावली जिसका संबंध हरियाणा से है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहे और आप साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ आप नोट्स बनाते रहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या है, मात्र सत्य में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, मात्र सत्य में विश्वास करते थे। तो ये किस प्रकार की सभ्यता थी? मात्रतात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? मात्रतात्मक सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोग मात्र सत्य में विश्वास करते थे। इसी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यह आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा प्लस तीन को मिलाकर किसका निर्माण हुआ? कांस्य का। तांबा प्लस तीन को मिलाकर किसका निर्माण हुआ? कांस्य का। तो यह हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के समकक्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। देखो पहले हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता का सन 19 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया, सन 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने करवाया, सन 1946 में केसी व्हीलर ने करवाया, व्हीलर। तो ये ऐसे सब आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की जो उत्खननकर्ता अलग अलग हुए, 1921 में दयाराम साहनी, 1926 में माधव स्वरूप वत्स और 1946 में केसी व्हीलर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की आकृति मिली? सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राओं की बात करें तो किस देवता की आकृति हमें मिली? पशुपतिनाथ की। किसकी? पशुपतिनाथ की। और वो भी अपन पशुपतिनाथ की बात करें तो कौन से स्थल से? मोहनजोदड़ो से। और सर जॉन मार्शल ने अपन पहले भी बात सीखी कि इसे आद्य शिव कहा है। क्या कहा है? आद्य शिव की इसको संज्ञा दी गई है। जिसमें पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है अभी मैंने बताई थी, एक मोर है, तो इस वाले साइड में, इस वाले साइड में तो इधर दो हिरण हैं, इधर आपका बाघ है, इधर आपका हाथी है, इधर आपका गैंडा है ना। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। एक तरफ आपका बैल था, तो ये आपको ध्यान रखना है। पशुपतिनाथ की जो है मूर्ति के साक्ष्य में जो किस देवता की मूर्ति? पशुपति की। और कौन सा स्थल? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां की बात करें तो चौड़ी व सीधी गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां कैसी थी? चौड़ी और एकदम सीधी, स्ट्रेट। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो उस समय आप ये भी समझ सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की चौड़ी एवं सीधी गलियां थी, तो वहाँ पर गलियां थी, साथ में नालियाँ भी थी। तो नालियाँ थी तो वहाँ पर स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया था। और नगरीकरण के हिसाब से वो अपना जीवन जीते थे, जिस हिसाब से आज नगरों में जी रहे हैं। एक ईंट पर बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो इसका संबंध कौन से स्थल से है? चन्हुदड़ो। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा स्थल है? चन्हुदड़ो। इसी के समकक्ष डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तृतीय राजधानी कहा। यानी जो अमलानंद घोष ने कालीबंगा की स्थापना की थी, इनके जो खोजकर्ता थे 1951 में इन्होंने खोज की थी, 1951-52 में। उत्खननकर्ता BB लाल एवं BK थापर 1961 में इन्होंने उत्खनन करवाया था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से इनका संबंध है। ये बार बार मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके भी रिकॉल होता रहे और आपको याद हो जाए। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि कालीबंगा
एक तृतीय राजधानी है किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, यानी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी, कालीबंगा को तृतीय राजधानी की संज्ञा किसने दी, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अब इनसे कुछ महत्वपूर्ण आपके सिंधु घाटी सभ्यता के कंटेंट के अनुसार, इस सिंधु घाटी सभ्यता के अपने विस्तार की बात करें तो उत्तर से इनका दक्षिण का जो विस्तार है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपन बात करें तो कितना है, 1400 किलोमीटर, कितना, 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार की बात करें तो 1600 किलोमीटर। तो यह आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। हम इनके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। देखो आज अपन इसका बात करें तो और भी क्षेत्रफल इसका बढ़ गया होगा। उस समय जब इसका जो उत्खनन हुआ या हमें मालूम चला सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उस समय लगभग बताते हैं कि 12-13 लाख वर्ग किलोमीटर, 12-13 लाख वर्ग किलोमीटर की जो हमें इसका क्षेत्रफल का वर्णन मिला है। लेकिन अपन वर्तमान की बात करें तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार हो गया होगा। क्या आपको मालूम है कि विभिन्न स्थल अभी भी और भी खोजे जा रहे हैं और कई स्थलों की अपन खोज कर चुके, जिनका वर्णन अपन अभी अध्ययन कर भी रहे हैं। इनके प्राचीन आकार की बात करें तो इनका जो प्राचीन आकार त्रिभुजाकार था, लेकिन अपन इसकी वर्तमान आकार की बात करें तो विषम चतुर्भुजाकार इसके आकार की अपन बात करेंगे। प्राचीन आकार क्या था, त्रिभुजाकार, और वर्तमान आकार विषम चतुर्भुजाकार। इसी के इनसे संबंधित कोई और क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो बन रहे हैं इसमें, युगल समाधान, द्विशव संस्कार यानी डबल बिरियल के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, लोथल। यानी युगल समाधान, आपके क्वेश्चन आ जाए युगल समाधान का संबंध किस स्थल से है, या द्विशव संस्कार का संबंध किस सभ्यता स्थल से है, तो लोथल से। लोथल का संबंध गुजरात से है, तो आपको ध्यान रखना है। इनमें भी बताएं कि विशाल स्नानागार व विशाल अनानागार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। तो यह आपका एक क्वेश्चन बन गया। मोहनजोदड़ो को जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने दुनिया का आश्चर्य बताया कि यह एक दुनिया का आश्चर्य है। तो विशाल स्नानागार एवं विशाल अनानागार के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले, और युगल समाधान एवं द्विशव संस्कार के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है आपको मालूम है, मृतकों का टीला। 1922 में इसका जो खोज की गई थी किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो यह आपको ध्यान रखना है। सर जॉन मार्शल ने दुनिया का आश्चर्य किससे कहा, मोहनजोदड़ो को। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बात करें, एक स्थान है अमरी, ये हड़प्पा सभ्यता स्थल का एक स्थल है जो कहाँ स्थित है, सिंध प्रांत में। अमरी का संबंध कहाँ से है, सिंध से। और सिंध कहाँ पड़ता है आपके, पाकिस्तान में। तो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल जो सिंध प्रांत में स्थित है या सिंध प्रांत से संबंध रखता है, कौन सा, अमरी। अमरी का संबंध कहाँ से है, सिंध प्रांत से। सिंधुकालीन सर्वप्रथम खोदा गया स्थल बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई। ठीक है, जॉन मार्शल के आदेशानुसार के निर्देशन में, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन या खोज किया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोदा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता। इसी के कारण इसका हड़प्पा युगीन सभ्यता इसको नाम दिया गया। और सिंधुकालीन सभ्यता का अपन कालक्रम की बात करें तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम की अपन बात करेंगे। इसी के साथ साथ भारत में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल, वो तो अपन बात कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल तो हड़प्पा सभ्यता थी। और भारत की अपन बात करें कि भारत में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था, तो आपको बताया कि रोपड़। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके तदोपरांत सन 1953 में जो पंजाब में खोजा गया स्थल कौन सा, रोपड़। तो ये मिस्र के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। तो यह अब भी इसमें पहले भी अपन इसके लिए बात कर चुके। तो भारत में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल आपको ध्यान रखना है रोपड़। सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, गुजरात। भारत में सर्वाधिक स्थलों की बात करें तो कौन से स्टेट से खोजे गए, गुजरात से। अन्य कुएं के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैफ और कुआ, कैफ और कालीबंगा, यानी कुएं के साक्ष्य हमें कहाँ से हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और अभी हमने पहले वक्राकार ईंटों की बात कर ही चुके। तो ये आप नोट्स बना तो सब आपको याद हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लोगों को जानकारी नहीं थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। देखो इनकी बात करें कि सोना, तांबा, कांसा सबकी इनकी जानकारी थी, ठीक है, चांदी, लेकिन लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। तो हड़प्पा कालीन लोगों को जानकारी किसकी नहीं थी? लोहे की। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप नोट्स नहीं बनाओगे और इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला हो सके तब तक। इस हिसाब से ये आपका डायग्राम जो आपका ये पेपर तैयार किया गया है। तांबे का रथ प्राप्त हुआ है देमाबाद से। ये अपन पहले भी अपन इसके बाद में बात कर चुके। देमाबाद का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र। पक्की मिट्टी के बने हल, ये कहाँ से? बनावली। और बनावली का संबंध कहाँ से है? हरियाणा से। तो पक्की मिट्टी से बने हल, हल यानी जो जुताई का कार्य करते थे, वो भी किसके? पकी हुई ईंटों के। तो ये पकी हुई ईंटों की यहाँ बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है? हल की। इसका संबंध कहाँ से है? बनावली से। और तांबे का रथ के साक्ष्य से? देमाबाद से। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी स्थल की बात करें, है ना, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिणी, ये पूर्व और ये पश्चिम। पूर्वी स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी पुरातत्व स्थल है वो कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का संबंध कहाँ से है? यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश। और ये हिंडन नदी के किनारे इसका खोजा गया, कौन सा? आलमगीरपुर पुरा स्थल। और इसका जो राज्य की, इसमें राज्य यूपी, और यूपी के संबंध में अपन बात करें जिला तो मेरठ से इसका संबंध है। तो इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। सर्वाधिक पश्चिमी जो क्षेत्र है, यानी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी भाग में जो सर्वाधिक पश्चिमी भाग है ये कौन सा है? सुतका गेंडोर। कौन सा? सुतका गेंडोर, जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान। यानी कौन से नदी पर? दासक नदी के किनारे पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका संबंध कहाँ से है? पाकिस्तान से। इसका संबंध इंडिया से ही है। सबसे उत्तरी भाग की बात करें तो मांडा, यहाँ उत्तरी भाग है, ये कहाँ है? मांडा। कहाँ? जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर? चिनाब नदी के किनारे। तो सबसे उत्तरी भाग की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर अखनूर जिले में। कौन से जिले में? अखनूर जिले में, चेनाब नदी के किनारे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? मांडा। इसका संबंध कौन से राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। मांडा पुरातत्व स्थल है, वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना, चेनाब। जम्मू कश्मीर में मांडा पुरातत्व स्थल का संबंध कौन से जिले से है? तो आपको ध्यान रखना है, अखनूर जिला। इस हिसाब से क्वेश्चन कैसे भी पुटअप हो सकता है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए और साथ साथ में लिखते जाइए। सबसे इसके दक्षिणतम भाग की बात करें तो देमाबाद, जिसका वर्णन अपन बार बार पिछले जो ये अपना अध्ययन कर रहे हैं इस लेक्चर में अपन बार बार रिपीट भी कर रहे हैं ताकि आपके रिकॉल होता रहे। सबसे दक्षिणी भाग जो कौन सा है? देमाबाद। इसमें देमाबाद में कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात करें तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, कौन सी? परवरा नदी। तो परवरा नदी का संबंध, जो देमाबाद का संबंध किससे है? परवरा नदी से। तो ये जो दक्षिणी भाग देमाबाद है किस नदी के किनारे है? परवरा नदी। तो आपको ध्यान रखना है, जिसका संबंध महाराष्ट्र जिले से है। और परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी। अब इसमें आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार के उत्तर दिशा में 9 छोटे छोटे स्नानागार मिले हैं। क्या मिले हैं? कि जो विशाल स्नानागार के साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से मिले थे, तो इसके उत्तर दिशा में क्या हुआ? 9 छोटे छोटे स्नानागार बने हुए मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो, उत्तर दिशा में कितने छोटे छोटे स्नानागार बने हुए हैं? तो आपको ध्यान रखना है 9। तो आज का अपना जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे, इसका अध्ययन आज आपने यहाँ पर किया। इसी के साथ साथ लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी मेहनत और आपका सुचारू रूप से अध्ययन, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी फ़िलहाल आज अपन बात करें कि अभी वर्तमान की अपन बात करें तो कोरोना जो पूरा संसार ऑल वर्ल्ड की समस्या है, अपन आज भारत के नागरिक तो भारत में तो ये समस्या है ही है। लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और आपको अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखें। मेरे साथ और मेरे चैनल से ऐसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी,
सफाई का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलने से बचें, क्योंकि सावधानी ही आपका बचाव है। इसी के साथ साथ में आप रीट की तैयारी भी या आपकी जो भी कोई एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहें। इसी के साथ साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।